थर्ड नंबर पे आ रहा है वेस्कुलर बंडल्स। हालांकि हम बता चुके हैं वेस्कुलर बंडल्स के लिए अगर अपन कहें तो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज। कॉन्जॉइंट का मतलब दोनों साथ साथ हैं लेकिन विपरीत अवस्था में उपस्थित है। कोलेटरल का मतलब हो रहा है द्विपार्श्विक है, समद्विपार्श्विक है। लेकिन कुछ एग्जांपल जैसे हमने लिया क्विरकस, कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं जैसे कि क्या बोलते हैं कैलोट्रोपिस, इनकी पत्तियों के अंदर ये कैसे हैं बाइकोलेटरल, समद्विपार्श्विक, अर्थात दोनों तरफ जाइलम जो है वो फ्लोएम से घिरा हुआ है। और क्लोज अर्थात इनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो अनुपस्थित है, अर्थात सेकेंडरी डिवीजन जो है वो इनके अंदर पाया नहीं जा रहा। वेस्कुलर टिश्यू जो है दो भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट अगर अपन कहें तो वो हो गया जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जाइलम टिश्यूज जो हैं उनके अंदर सभी प्रकार की जो उसके टिश्यू सेल्स है, कौन कौन सी, ट्रैकेट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। वेसल्स की अगर अपन बात करें तो वेसल्स में सर्पिलाकार और सीडी नुमा स्कैलरिफॉर्म क्या मिलते हैं, डिपोजिशन भी पाया जाता है, थिकनिंग भी पाई जाती है, मतलब सेकेंडरी वॉल थिकनिंग इनके अंदर पाई जाती है जो कि इनको यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करती है। प्लस फाइबर्स के पैचेज या गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं जो कि पत्ती को लचीला और दृढ़ बनाते हैं, ठीक है, ताकि तेज हवा के थपेड़ों में ये आसानी से मूवमेंट कर सके बिना नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत ही पतली और लचीली सतह होती है, गोलाकार संरचना नहीं होती। अर्थ है थोड़ी सी हवा से भी इनके ऊपर क्या होता है बाह्य प्रभाव पड़ता है और ये मूवमेंट शो करती है। वहीं फ्लोएम की अगर अपन बात करें तो इसमें साइव, ट्यूब, साइव, सेल्स, पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, एंड फाइबर्स उपस्थित होते हैं। मतलब सभी प्रकार के टिश्यूज होते हैं। फाइबर्स की हम बात करें तो एक तरीके से कौन से, बास्ट फाइबर टाइप इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसमें स्क्लेरेन्काइमा है और वो स्क्लेरेन्काइमा जो है वो इसको फ्लोएम टिश्यूज को क्या करती है, ढक लेती है। इसको हम बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा कैप या पैचेज के रूप में पाई जाती है। मोनोकोट्स में ये जो चीज़ है वो बंडल सीथ के रूप में कंट्रोल होती है। यहाँ पे भी हमने दिखाया है बंडल सीथ के रूप में। ये सारी सेल्स बस कंप्लीट है। जाइलम जो है अपर साइड और फ्लोएम जो है वो इसमें नीचे की तरफ होता है। ये एक टॉपिक कंप्लीट। अब इसी में हम डाइवर्जन कर देते हैं दूसरी, तो दूसरी हमारी लीफ जो है वो कौन सी हो जाती है, डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सिवेंट्रल की जगह अब हम यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल लीफ। और ये किस में है, मोनोकॉट में। मोनोकॉट, ठीक है। वही तीन भाग है इसके भी, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर टिश्यूज। सिंपल पत्ती की बात करें तो इनमें वेनिएशन सरल है, तो यहाँ पे बीच में बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल्स हमको एक दूसरे के समानांतर दिखाई देते हैं, सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो हम चेंजेस करेंगे वो ये है कि पैलिसेड टिश्यूज, इनके अंदर विभेदन नहीं है डॉर्सल और वेंट्रल का, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इनमें जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, एक ही प्रकार की होती हैं, मेसोफिल सेल्स, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। हाँ, बंडल ये जो मिडरिब है वहाँ की कुछ सेल्स जो हैं वो दृढ़ कोशिकाएं या घनाकार हो जाती हैं तथा स्क्लेरेन्काइमा सेल्स या कोलेनकाइमेटस सेल्स के रूप में होती हैं, ठीक है, स्पॉन्जी नहीं होती। कठोरता, उनके बीच में अंतरा अवकाश, अंतरा कोश के अवकाश जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और ये सेल्स जो हैं वो एक तरीके से कैसी हो गई है,
स्पॉन्जी टिश्यूज। तो हम इसको कंप्लीट रूप में क्या नाम दे देते हैं? लीफ मीजोफिल सेल्स। और इनके बीच में अंतराकोश के अवकाश जो हैं वो बड़े पाए जाते हैं। तो दोनों तरह की अगर अपन सरफेस की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। दोनों तरफ की एपिडर्मिस जो है उसमें अंदर की एनाटॉमी सेम ही दिखाई देती है, स्पॉन्जी टिश्यूज, जिसको हम बोलते हैं लीफ मीजोफिल सेल्स। और इनकी जो सेंट्रल पोजीशन है मीजोफिल सेल्स की, वो यहाँ पे क्या बना रही है? वैस्कुलर टिश्यूज के ऊपर एक शीथ बना रही है, इसलिए इसको बोलते हैं बंडल शीथ। पूलीय आच्छद कोशिकाएं, इनमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ज्यादा है, क्लोरोप्लास्ट रहित कोशिकाएं होती हैं। कुछ स्पीशीज में क्लोरोप्लास्ट युक्त भी होती है जो प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। ठीक है। दूसरी चीज स्टोमेटाज। स्टोमेटाज इसमें दोनों सरफेस में एक निश्चित आयात में मिलते हैं। दीज आर गार्ड सेल्स, और ये हो गया गार्ड सेल्स में स्टोमेटल कैविटी। ठीक है, एक इधर भी बना देते हैं। क्यूटिकल का डिपोजिशन इनके ऊपर पाया जाता है, दैट इज स्टोमेटल कैविटीज। तो दोनों सरफेस के ऊपर निश्चित मात्रा में आराम से ये क्या होते हैं? बिखरे हुए रहते हैं। क्यूटिकल लेयर, ये हो गया बंडल शीथ, बंडल शीथ सेल। ठीक है, ये जाइलम एंड फ्लोएम्स, वही सेम पोजीशन, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिंपल। और स्टोमेटल एपरेटस ये हो गया, ये अपर स्टोमेटल एपरेटस हो गया। अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड टिश्यूज, स्पॉन्ज टिश्यूज। तो पैलिसेड टिश्यूज तो इसमें है ही नहीं, तो हम इनको स्पॉन्जी टिश्यूज जो हैं इसको क्या बोलेंगे पूर्ण रूप से? दैट इज लीफ मीजोफिल। लीफ मीजोफिल। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, जिसकी दोनों सतह अनाटॉमिकल रूप से समान है, जिसमें हम लेटरल और क्या बोलते हैं ये डॉर्सल, वेंट्रल और डॉर्सल दोनों सतहों में विभेदन नहीं कर सकते, इसलिए इसको समद्विपार्श्वी पत्ती कहते हैं। सामान्यतः मोनोकॉट्स में मिलती है। इसी में अगर डाइकॉट्स में एक एग्जांपल ले तो यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस की लीफ भी मोनोकॉट की आइसोबाइलेटरल के समान ही दिखाई देती है, जबकि होती डाइकॉट लीफ है। क्लियर है? ये सारी चीज तो मीजोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स सेम है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। वैस्कुलर टिश्यूज की हम बात करें तो वो भी सेम है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन इन सेल्स के अंदर जो है वो थोड़े पेरेन्काइमा सेल्स और फाइबर सेल्स में कुछ डिफरेंसेज हैं। फाइबर सेल्स में यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बंडल शीथ सेल्स मिल रही है, क्योंकि इनमें शिरोविन्यास जो है कैसा है? समानांतर। और ये पत्तियां जो हैं डाइकॉट लीफ की तुलना में साइज में ज़्यादा बड़ी होती हैं, एनलायर्ड होती हैं, तो इनके अंदर जो है फ्लोएम फाइबर्स जो है वो पाए जा रहे हैं। उसके अलावा पेरेन्काइमेटस पैचेज जो हैं कैप फ्लोएम के ऊपर, वो भी पाई जाती है। बंडल शीथ में एक नया शब्द यहाँ पे ऐड हो रहा है जो हम जानते हैं, दैट इज क्रेंज एनाटॉमी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर में हम फिजियोलॉजी में भी कंप्लीट करके आए हैं। हम वहाँ पे क्रेंज एनाटॉमी को पढ़ के आए हैं C4 साइकिल के रूप में, हेजेंसलेक साइकिल के रूप में। तो वहाँ एक अलग ही डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा था कि कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि सकुलेंट प्लांट्स, उनके अंदर क्या हो रहा है? रात्रि के समय में स्टोमेटाज ओपन हो रहा है, दिन में स्टोमेटाज ओपन नहीं हो रहे, लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही है। और फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है? CO2। तो दिन में जब स्टोमेटाज बंद हो जाते हैं तो गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, और इस आदान प्रदान की कमी की वजह से उनके अंदर फोटोसिंथेसिस बाधित होती है। तो उन्होंने एक विशेष प्रकार की संरचना बना ली। ये कंप्लीट हो गई। इसी में मैं क्रेंज एनाटॉमी और एक अलग एनाटॉमी को ऐड कर रहा हूं।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भीतरी कोशिका है वो मोटी भित्ति युक्त है और क्लोरोप्लास्ट रहित है, ये रही भीतरी बंडल शीथ, ठीक है। तो इसको तो उन्होंने क्या नाम दे दिया, बंडल शीथ। और इस बंडल शीथ कोशिका के चारों तरफ पतली भित्ति युक्त विशिष्ट कोशिकाओं का अरेंजमेंट दर्शाया। और ये विशिष्ट कोशिकाएं जो है ये पतली भित्ति युक्त है, वह क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं, क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं ये सेल्स। और ये विशिष्ट सेल्स जो होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण में भागीदारी भी करती हैं, प्लस एक विशिष्ट संरचना बनाती हैं। कौन सी? इन कोशिकाओं द्वारा क्या कर लिया जाता है कि रात्रि में जब स्टोमेटाज ओपन होते हैं तो ये क्या करती हैं, इनका जो पायरुविक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन को क्या कर देता है, जोड़ देता है स्वांगीकरण से पहले। और उस कार्बन के जुड़ने की वजह से 4 कार्बन उत्पाद बनाता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। वो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो है वो इसमें रात्रि के समय में क्या रहता है, स्टोरेज फॉर्म में रहता है। और दिन में जब धूप निकलती है तो उस धूप की उपस्थिति में ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो है वो ब्रेक हो जाता है, किसमें, मैलेट आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में। क्लियर है। और उसी डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 मॉलिक्यूल जो है क्या हो जाती है, रिलीज। और वो CO2 मॉलिक्यूल क्रेंज अनाटमी, वो सॉरी क्रेंज नहीं, ये रही बंडल शीथ की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करके किसमें, कैल्विन साइकिल में कन्वर्ट कर ली जाती है। क्योंकि कैल्विन साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रही है, स्ट्रोमा में। इनके अंदर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स नहीं है लेकिन स्ट्रोमा है, तो वहां पे ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये जो ब्लू कलर की अलग से संरचना हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये रक्षात्मक आवरण के साथ में मेन चीज जो आ रही है वो है क्रेंज। ये मोनोकॉट्स और सकुलेंट प्लांट जो है उनके अंदर एक विशिष्ट संरचना के रूप में मिलती है क्रेंज अनाटमी। ठीक है, तो ये कोशिकाएं जो हैं ये CO2 के स्टोरेज से संबंधित है। इस प्रकार अब इनमें फोटोसिंथेसिस बाधित नहीं होता। जब दिन के समय में स्टोमेटास बंद होते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में CO2 की जरूरत होती है तो वहीं ब्रेकडाउन किसका हो जाता है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का, वो टूटकर मैलेट में और CO2 को रिलीज कर देता है। CO2 केल्विन में काम आके फोटोसिंथेसिस कंप्लीट, स्टार्च का प्रोडक्शन हो जाता है और जो मैलेट है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में और फास्फोइनोल पायरुविक एसिड पैप। और रात्रि के समय वापस जब स्टोमेटाज ओपन होते हैं तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने पर ये पैप जो है कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में वापस CO2 को ग्रहण करके क्या बना लेती है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ये चक्र चलता रहता है और इस विशिष्ट संरचना की वजह से स्टोमेटाज जो है दिन में बंद होने के बावजूद भी इनमें प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होता रहता है। दैट इज क्रेंज अनाटमी। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम्स की हम बात करें तो सेम ही है, सारी की सारी स्पीशीज इसके अंदर मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और विशिष्ट प्रकार की कोशिका इसके अंदर देखने को मिलती है, मोनोकॉट, मेनली ग्रेमिनिकुल। इनकी अपर एपिडर्मिस या कुछ पादपों में मीजोफिल, वो जो मिडरिब, इसके पांच की कुछ कोशिकाएं जो है एपिडर्मल, सारी नहीं, ओनली एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स जो है कुछ विशेष प्रकार की संरचना बना लेती हैं और ये पतली भित्ति युक्त टेंजिशनल वॉल से एक दूसरे से जड़ी रहती हैं। ये यहाँ जुड़ गई। ज्यादातर ये जीरोफिटिक प्लांट्स का अडेप्टेशन है। ठीक है, इन सेल्स को हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। दीज आर नॉन एज बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, ये पतली भित्ति युक्त होती हैं और इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये बहुत तेज़ी से ऑस्मोटिक प्रेशर की कमी है, डीपीडी मान के कम होते ही क्या कर वो सॉरी डीपीडी मान के बढ़ते ही ये तेज़ी से परासरण करती हैं और स्फीति हो जाती है और उतनी तेज़ी से क्या हो जाती है, शिथिल। तो इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता है शाम के संध्या के टाइम पे या दिन में जब वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है प्रकाश के अंदर, तो ये सेल जो है शिथिल हो जाती है और इनके शिथिल होने की वजह से पत्ती जो है वो मिडरिब के ऊपर क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो ये अत्यधिक लाइट को या प्रकाश उसको वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने में मदद करती है, पत्ती की फोल्डिंग्स। और शाम के टाइम या जब भी मौसम जो है नॉर्मल होता है और परासरण दर बढ़ती है तो ये कोशिकाएं स्फीति होकर पत्ती को वापस क्या कर देती हैं, खोल देती हैं। तो ये दीज आर बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, अपर एपिडर्मिस में मिलती है और कभी कभी कुछ प्लांट्स में लोअर एपिडर्मिस में, कुछ प्लांट्स के अंदर मिडरिब के दोनों तरफ। तो ये अलग अलग पोजीशंस के ऊपर उपस्थित होती है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट है। अब हमारे पास में एक विशिष्ट पत्ती और आ रही है। ये तो नॉर्मल पत्ती हमने बात कर दी, सूच्याकार पत्ती की हम बात नहीं कर रहे, हम एक विशिष्ट गोलाकार पत्ती की बात कर रहे हैं जो बीच में से खोखली है, उसमें पतली लेयर ही उसको कंप्लीट बनाती है।
इसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर ये आइसोबैलेटर कंप्लीट है, ठीक है। हम इसको बोल देते हैं फॉलिकुलर में यूनी फेशियल लीफ। यूनिफेशियल क्यों दिया नाम? क्योंकि इसमें एक ही फेस है। ये मिटा देता हूं, क्योंकि इसमें एक ही फेस है। एग्जाम्पल, प्याज, लहसुन की पत्ती। प्याज लहसुन में कैसी होती है? गोलाकार होती है ना, पाइप जैसी, बीच में से खोखली। तो उन पत्तियों की अगर अपन संरचना की बात करें तो वो इस तरीके से अर्ध गोलाकार एक तरीके से परफेक्ट गोलाकार संरचना नहीं होती। इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। और बीच में से कैसी रहती है? वो खोखली। इनमें वैसे तो अगर हम कहें तो वही सारी की सारी सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, मीजोफिल सेल्स, सारी सेल्स हैं। लेकिन यूनिफेशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अपर एपिडर्मिस तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस दिखाई नहीं देती। इसके दो फेस हैं, अपर है और लोअर, दोनों पत्तियों में, लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसलिए हम इसको बाईफेशियल की जगह क्या नाम देते हैं? यूनिफेशियल। और इसके अंदर वही सेम वैस्कुलर टिश्यूज जो कि बिखरे हुए हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, अंदर की तरफ वही कॉर्टिकल या मीजोफिल सेल्स के रूप में इसमें पाई जा रही है, ठीक है। और सिंगल लेयर्स के रूप में होती हैं ये रही। फ्लोएम वही बाहर और जाइलम जो है वो एक दूसरे के सम्मुख बिखरे हुए। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम के रूप में। तो ये यूनिफेशियल लीफ। अब लीफ से संबंधित हमारा एक टॉपिक था स्टोमेटाज, क्योंकि क्रेंज एनाटॉमी एंड स्टोमेटा कई बार एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस आप जो है सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ के आए हैं, तो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्टोमेटाज जो है वो एक एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होते हैं, अर्थात ये अपर एपिडर्मल सेल से ही इनकी उत्पत्ति मानी गई है, या उन्हीं के ही एक्स्ट्रा ग्रोथ के रूप में डेवलप होते हैं, ठीक है। दूसरा, स्टोमेटाज सबसे बेस्ट अगर अपन काम की बात करें तो स्टोमेटाज जो है वो मेन पत्ती की आंतरिक संरचना या कोशिकाओं का बाह्य वातावरण से संपर्क, डायरेक्ट संपर्क कराते हैं, अर्थात गैसों के एक्सचेंज में। और उससे बड़ी चीज मेन ट्रांसपायरेशन, वास्कोडसर्जन में स्टोमेटाज की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो रेस्पायरेशन में भी काम आ गए, ट्रांसपायरेशन में भी काम आ गए, एंड फोटोसिंथेसिस में CO2 के आने और जाने। तो ये सारी की सारी जो मेन रिएक्शंस है उसमें स्टोमेटाज की काफी भूमिका है। तो अगर अपन ऑरिजिन की बात करते हैं तो ऑरिजिन एपिडर्मल सेल से ही हो रहा है। और एपिडर्मल सेल्स में ये, क्योंकि अगर अपन आइसोबाइलेटरल की बात कर रहे हैं तो दोनों सरफेस पे, लेकिन अगर डॉर्सिवेंट्रल की बात करते हैं तो कोई लोअर एपिडर्मल सेल से इनका विकास होता है, अपर एपिडर्मल सेल्स में इनकी उपस्थिति नहीं होती। तो सामान्यतः जब ये डेवलप हो रही है एंटीक्लिनल डिवीजन से, तो एंटीक्लिनल डिवीजन में जो सबसे छोटी सेल्स के रूप में बाइफर्केट, जब सेल विभाजित होती है तो छोटी कोशिका जो है वो स्टोमेटा इनिशियल के रूप में प्रयुक्त होती है। ये सेल डिवाइड होकर क्या हो जाती है, इसके बीच की भित्ति जो टेंजिशनल वॉल मोटी हो जाती है, और ये टेंजिशनल वॉल जो है बनने के बाद क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, गार्ड सेल में। क्लियर है? तो गार्ड सेल के रूप में बन जाती है। अब यहाँ पे अगर अपन इसकी संरचना की बात कर रहे हैं तो
ठीक है, ये हो गया स्टोमेटा। स्टोमेटा में हम बात करें तो ये होगी गार्ड सेल्स। प्रत्येक स्टोमेटा में गार्ड सेल्स की संख्या 2 होती है। गार्ड सेल्स की अगर अपन कहें तो ये हरित लवक युक्त, स्पष्ट केंद्रक युक्त व क्या बोलते हैं सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिका होती है। क्लियर है। इसके अलावा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस एंड पराक्सीसोम्स लाइक अन्य जो मेन मेटाबॉलिक अपापचयी एंजाइम्स से संबंधित ऑर्गेनेलीज है वो भी इनके अंदर पाए जाते हैं। इन सेल्स में एक विशिष्ट मूवमेंट देखने को मिलता है जिसे स्टोमेटल मूवमेंट कहते हैं, जिसमें ये ओपन एंड क्लोजिंग मूवमेंट शो करती है। इनके पास में अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं पतली भित्ति युक्त, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। सहायक। ये स्टोमेटाज को घेरे रहती हैं। इनकी साइज, इनका आकार, इनका विन्यास अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, अलग अलग संख्या के रूप में। मुख्य कार्य इनकी अगर अपन बात करें तो ये गार्ड सेल्स को सपोर्ट करने में प्लस इनके ओपीडी मान को बनाए रखने में, स्फीति या शिथिलता को बनाए रखने में, जो कि एक तरीके से स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। गार्ड सेल्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं गार्ड सेल्स में 2 तरीके के यहाँ पे फीचर्स दिख रहे हैं। गार्ड सेल्स की जो दूरस्थ कोशिका है वो भित्ति है वो पतली दिख रही है, जबकि इसकी जो समीपस्थ एक दूसरे के सम्मुख जो भित्ति है वो कैसी दिखाई दे रही है, हमें मोटी दिखाई दे रही है। क्लियर है। तो ये मोटी भित्ति जो है इसी की वजह से इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसको एक डायग्रामेटिकली हम देखें एक बुक से इस चीज को समझते हैं। ठीक है। बुक के अंदर हम 2 पोर्शंस ले लेते हैं, एक ऊपर से बंद है, ये आपको मोटा दिखाई दे रहा होगा दोनों तरफ, ये एक स्टोमेटा है, ये दूसरा स्टोमेटा है, इसको यूं रख लेते हैं, ये रख दिया, तो ये एक स्टोमेटल गार्ड सेल्स, ये दूसरी स्टोमेटल गार्ड सेल्स, और इसके दोनों किनारे जो हैं दूर छोर वो दोनों बंद है, ये कर दिए बंद। ठीक है। दोनों किनारे कैसे हैं, बंद। तो ऐसे में इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती कैसे है, तो जब दोनों पोल्स पे प्रेशर लगेगा एक दूसरे के सम्मुख, तो जो ही हम इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं ये क्या हो गया, ओपन। क्लियर है। और जो ही हम प्रेशर को रिलीज करते हैं स्टोमेटाज क्या हो जाते हैं, बंद। अर्थात दोनों भित्तियों के एक दूसरे के पास आना स्टोमेटा की क्लोजिंग कहलाती है, और दोनों को एक दूसरे से दूर हो जाना ये क्या कहलाती है, ओपनिंग कहलाती है। ठीक है। और ये कंप्लीट जो एपरेटस है ये अंदर की ओर, वो अभी डायग्रामेटिकली हमने देखा था, ये कंप्लीट एपरेटस जो है वो अंदर की ओर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में बने अंतराणविक या अंतराकोशिकीय अवकाश के फलस्वरूप बने हुए चैम्बर, स्टोमेटल चैम्बर। हालांकि ऐसा नहीं होता जैसे हमने डायग्राम में बना दिया, ये कोशिकाएं होती हैं वही मेसोफिल सेल्स या स्पॉन्जी सेल्स, और उनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश बड़े बड़े होते हैं, लूजली अरेंज कोशिकाएं होती हैं यूँ मान लीजिए, और इन्हीं के बीच में जो है वो मॉलिक्यूल्स, वाटर्स, गैसेज, मिनरल्स आदि का क्या होता है, स्टोरेज होता है, और वही स्टोमेटा से जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है। क्लियर है। ये हो गया कंप्लीट। तो ये कंप्लीट संरचना जो है स्टोमेटल एपरेटस कहलाती है। अब जैसे इनमें कुछ विविधताएं अगर अपन लाएं ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, तो इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती कैसे, वो प्लस स्टोमेटाज के टाइप्स, तो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं एक तरीके से उत्पत्ति गार्ड सेल्स और किसकी, सब्सिडरी सेल्स की उत्पत्ति के आधार पर। गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी।
आधार पर टाइप ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, 3 टाइप्स माने गए हैं इसके। फर्स्ट इज उत्पत्ति, एक शब्द और लिखना, वह विकास। उत्पत्ति व विकास के आधार पे। पहला अगर अपन यहां पे देखें तो पहला टाइप हमारा हो जाता है कौन सा? पेरी जीनस, हिंदी में इसको परिज कह सकते हैं। इसमें जो गार्ड सेल्स हैं और सब्सिडरी सेल्स हैं, इनकी उत्पत्ति दोनों की क्या है? स्वतंत्र मानी गई है। दोनों की उत्पत्ति व विकास स्वतंत्र, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ऑन्टोजेनी में दोनों की दोनों मेल नहीं खाती। ठीक है, सेकंड जो हमारा बनता है यहां पे, दैट इज पेरिजीनस के बाद में मीजो जीनस। इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में मध्यज। मध्यज के लिए अगर अपन कहें तो यहां कह सकते हैं कि दोनों की उत्पत्ति व विकास समान। ठीक है, विकास समान है, आकार दोनों को बदल जाता है, संख्या बदल जाती है, लेकिन इनकी उत्पत्ति एक ही कोशिका से हुई है और दोनों के दोनों क्या हैं? समान। तीसरा पॉइंट हम यहां पे ले सकते हैं मीजो पेरी जीनस। इसको लिख सकते हैं मध्यज परिज। मध्यज में जे हटा देते हैं, मध्य परिज। मध्य परिज की अगर अपन बात करें तो मध्य परिज का मतलब है कि इसमें कम से कम एक सब्सिडरी सेल गार्ड सेल के समान होती है। जैसे ज्यादा सब्सिडरी है तो कम से कम एक कोशिका समान होगी, बाकी कोशिकाएं कैसी होंगी? स्वतंत्र होंगी, आकार में, बनावट में और अपनी उत्पत्ति में क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो ये उत्पत्ति के आधार पे पेरिजीनस, मीजोजीनस और मीजो पेरिजीनस। नेक्स्ट, अरे गलत मिटा दिया। गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स के संख्या के आधार पे की संख्या, शेप के आधार पर ठीक है।
फर्स्ट इज एनोमोसाइटिक, ठीक है। एनोमोसाइटिक को हिंदी में हम लिख सकते हैं एनियम कोशिक। एनियम कोशिक, ठीक है। और इसको एक नाम और दे सकते हैं, क्योंकि ये मिलता है सबसे पहले रेननकुलेसी में, तो इसे रेननकुलेसी टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं। रेननकुलेसी में मिला इसलिए रेननकुलेसी टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं। अगर अपन इसकी संरचना की बात करें, ये लगभग 5 सब्सिडरी सेल से घिरी हुई संरचना है, और ये पांचों की पांचों सेल्स जो है वो आकार, स्थिति और आकृति, शेप में एक दूसरे से रिजेम्बलेंस नहीं करती हैं, ये अलग होती है। ठीक है, आकार में एक दूसरे से अलग होती हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स है रेननकुलेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी। रेननकुलेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, ठीक है। दूसरा टाइप हम यहां पे लेते हैं एनिसोसाइटिक स्टोमेटा, ठीक है। इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं एक तरीके से असमकोशिक, असमकोशिक। दूसरा नाम इसे एक और नाम दे सकते हैं हम, कौन सा, क्रूसीफेरस टाइप, क्योंकि सबसे पहले क्रूसीफेरी में इसको आइडेंटिफाई किया गया। इस प्रकार के स्टोमेटा में गार्ड सेल जो है वो 3 ही सब्सिडरी सेल्स से घिरी होती है। तीन ही सब्सिडरी सेल से ये घिरी हुई होती है, लेकिन ये तीनों की तीनों सेल्स जो हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट, एक दूसरे से अलग। ठीक है, एक दूसरे से तीनों ही कैसी होती हैं, अलग टाइप की। तीसरा यहां पे हम लिख सकते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक को पराकोशिक,
पराकोशिक की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं रूबिएसी, और इसमें सेल्स की संख्या जो है वो है तो ज़्यादा, लगभग 3 से ज़्यादा, 3 से 5 तक, और सभी सेल्स जो है वो इसके कैसे हैं, पैरेलल हैं, और सभी की आकार जो है वो कैसी है, समान। ठीक है, और इसके एक तरीके से इसके अक्ष के पैरेलल हैं ये सारी की सारी सेल्स। नेक्स्ट फोर्थ, पैरासाइटिक के बाद अपन यहां बात कर सकते हैं डायासाइटिक। डायासाइटिक स्टोमेटास, और डायासाइटिक को हम बोल सकते हैं लंब कोशिक। लंब कोशिक, और ये मिलता है कैरियोफिलेसी, अतः इसे कैरियोफिलेसी टाइप भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज कैरियोफिलेसी टाइप। और इस प्रकार के स्टोमेटाज में, कैरियोफिलेसी में लंब कोशिक कह रहे हैं, तो लंब कोशिक का मतलब हो गया, ये हो गए गार्ड सेल्स, और इसमें 2 ही सब्सिडरी सेल्स हैं, और वो इस गार्ड सेल की ओपनिंग जो सीमन है या जो एक्सिस है उसके लंब 90 डिग्री मतलब समकोण के ऊपर व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, कि समकोण पर व्यवस्थित होती हैं। 5th पॉइंट यहाँ पे हम ले सकते हैं। 5th पॉइंट के लिए अगर हम कहें तो 5th पॉइंट हमारा हो जाता है यहाँ पे एक्टिनोसाइटिक। एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा। एक्टिनोसाइटिक को वैसे वलयाकार या चक्रिक बोल सकते हैं अपन। और इसका अगर एग्जांपल दें तो ये इलोंगेटेड लगभग 4 से ज़्यादा कोशिकाओं से एक वलयाकार फॉर्म में क्या रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटास। ये सारे के सारे तो किस में हो गए, डाइकॉट्स में। अब हम बात करें मोनोकॉट्स की। मोनोकॉट्स में लगभग 4 से 6 प्रकार की गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, और इनकी उपस्थिति के आधार पे हम इनको 4 भागों में बांट देते हैं, टाइप फर्स्ट,
टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर टाइप 4 टाइप के जो होते हैं उसके अंदर कोई सब्सिडरी सेल्स नहीं होती। टाइप फर्स्ट में लगभग 4 से 6 सेल्स होती हैं। टाइप सेकंड के अंदर 4 सेल्स होती है जिनमें 2 बड़ी एंड 2 छोटी। टाइप 3 के अंदर 4 सेल्स होती है लेकिन नियमित आकार की होती हैं। इस प्रकार के टाइप थर्ड जो है वो ग्रेमिनी कुल के अंदर, ठीक है, मिलते हैं। साइप्रेसी ग्रेमिनी कुल के अंदर इस प्रकार के स्टोमेटाज मिलते हैं। तो ये तो हो गया सब्सिडरी सेल्स और संख्या के आधार पे। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पे। नोट कर लीजिए, मिटा देता हूं। टाइप ऑफ स्टोमेटास, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोजीशन के आधार पर वितरण स्थिति वितरण की हम बात करें तो हम यहाँ पे कई कैटेगरीज यूज में ले सकते हैं। सबसे पहले हाइपो सोमेटिक स्टोमेटिक स्टोमेटा। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब हो गया अधो।
पर इस प्रकार के वो पाए जाते हैं। सतह पर रंध्र हैं तो दोनों सतह पर, परंतु निचली सतह की तुलना में, सॉरी, निचली सतह पर तुलनात्मक अधिक। ठीक है, और इस एम ये मतलब और याद नहीं आ रहा, केवल कि स्टोमेटा या साइटोप्लाज्म में डीपीडी मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये गार्ड सेल्स जो है वो सब्सिडरी सेल से क्या कर लेती हैं,
वाटर को एब्जॉर्ब करके स्फीति हो जाती हैं और स्फीति की वजह से स्टोमेटाज क्या हो जाते हैं ओपन, और रात्रि में यही चीज उल्टी होती है जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं क्लोज। वहीं दूसरी न्यू जो थ्योरी है सबसे ज्यादा कंसिडर्ड, दैट इज लेविट थ्योरी। इसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के आने और गमन से, या हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है उसके गमन की वजह से ओपी मान जो है वो कंसिडर होता है और स्टोमेटाज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंप्लीट होती है। इसी में हमारा एक टॉपिक बच रहा है सीनेसेंस, जीर्णता, अर्थात जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है जिसके फलस्वरूप सेल्स जो हैं वो क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और उन्हें क्या कर दिया जाता है, जीर्ण। दूसरा इसी में पॉइंट आता है एब्सिशन, जिसकी फलस्वरूप एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन हार्मोन्स इसमें सक्रिय हैं और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, जीर्णता तथा एब्सिशन को वो करते हैं, क्या बोलते हैं, तोड़ते हैं। अर्थात पत्ती के पादप से टूटना, मैच्योरिटी या जीर्ण होने के बाद टूटने की प्रोसेस एब्सिशन कहलाती है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं रूट्स। थैंक्स।